गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में। आवाज़ आ रही है हमारी? क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है हमारी? ओके, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में कि जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कई तरीके से होता है, 4 तरीके से होता है, जिसमें लास्ट वाला ऑप्शन जो दिया है बाय ब्रीच यानी खंडन के द्वारा, जो है रिफ्यूजल के द्वारा किसी भी संविदा का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है तो वो भी एक तरह का परफॉर्मेंस मान लिया जाता है, चाहे वो संविदा पालन किया गया हो या न किया गया हो। दोनों कंडीशन में ये मान लिया जाता है कि वो संविदा का परफॉर्मेंस यानी अनुपालन हो गया है। ठीक है। उसी के श्रेणी में हम लोगों ने कहा था कि कैसे कैसे मतलब कब घटित होगा, क्या होगा। तो एक थोड़ा सा अगर आप चाहें तो फोकस डालें डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो है ब्रीच डिस्चार्ज उससे करने के लिए, यानी उसको समाप्त करने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम ब्रीच के द्वारा जो सबसे मतलब ये माना जाता है कि निम्न क्वालिटी का निम्न क्वालिटी का परफॉर्मेंस है। ठीक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से संविदा करता है, करार करता है, तो वह आपस में एक दूसरे से अपने अनुबंधों के अनुसार, अपने संविदा की शर्तों के अनुसार बंधन रहने का यानी बाध्य रहने का प्रॉमिस करते हैं। अगर उसका अनुपालन वो नहीं कर पाते तो अगर बीच में ही तोड़ देते हैं या परफॉर्मेंस से पहले ही तोड़ देते हैं या परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो उस तरह से कई सारे कंडीशन होते हैं जिसके आधार पर देखा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है। अब हर घटना, हर अकरेंस जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को शो करती है। ठीक है। तो उसके अंतर्गत अगर हम कोई घटना होती है, कॉन्ट्रैक्ट अगर दो व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है, और एक व्यक्ति कहता है कि रिनाउंस कर देता है यानी मना कर देता है कि नहीं, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का, संविदा का परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये मान लिया जाएगा ना कि वो ब्रीच हो गया, उस कॉन्ट्रैक्ट का खंडन हो गया, वो संविदा पालन न करने के लिए ये मान लिया जाएगा कि वो दोषी है। उसके खिलाफ जो संविदा करता है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। तो उसके अंतर्गत सारी चीजें आएंगी, उसमें ये मान लिया जाता है। अच्छा देखिए, दो तरह से होती है।
हम लोगों ने संविदा के खंडन के संबंधित कई सारे सिद्धांत पढ़े हैं। पहला सिद्धांत ये था कि परफॉर्मेंस यानी डिस्चार्ज जो है परफॉर्मेंस के द्वारा, कर के द्वारा, ठीक है, कार्य को करके, या कोई टाइम लिमिट, स्टेपुलेटेड टाइम लिमिट है जिसके अंतर्गत तो उसको परफॉर्म करना है। इफ टाइम लिमिट हैज बीन पास डाउन, ठीक है, अगर टाइम लिमिट समाप्त तो हो जाता है उस कंडीशन में किस तरह के संविदा होंगे, ठीक है। इन बिटवीन अगर मान लीजिए एक हमने पढ़ा कि इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत पढ़ा कि अगर कोई संविदा हुई है करते समय या भविष्य में इम्पॉसिबल हो गया। ध्यान रखिएगा दोनों कंडीशन हमने पढ़ी। एक तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट संभव ही नहीं है। दूसरा कंडीशन था आफ्टर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इट इज पॉसिबल, ठीक है, देन आफ्टर इट हैज बिकम इम्पॉसिबल, यानी कुछ समय बाद वो जिस समय बना वो पॉसिबल था, संभव था कि वो संविदा होगा, लेकिन जब क्या हुआ कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके कारण वो इम्पॉसिबल हो गया। इस तरह के दोनों कंडीशन हमने पढ़े, ठीक है, जिसके अंतर्गत इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ा गया। अब एक सिद्धांत आता है कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच, ठीक है, बाय ब्रीच यानी अ पर्सन वन पार्टी हैज रिनाउंस टू परफॉर्म हिज पार्ट, यानी मना कर दे कि रिनाउंस कर दे कि आई विल नॉट परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियसली, यानी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 अक्टूबर को हमको 5 टन ऑयल चाहिए, या 5 टन ये मान लीजिए कि हमको फास्ट फूड चाहिए, ठीक है। उसका हमने एक ऑर्डर प्लेस किया, किसके पास ऑर्डर प्लेस किया, जो उसका सप्लायर है, ठीक। देन आफ्टर ही हैज कमिटेड टू प्रोवाइड 5 टन फूड फास्ट फूड एट दैट टाइम, यानी उस समय पर दे देगा, ठीक है, 5 तारीख को चाहिए था हमें। बट इन सर्कमस्टांसेज विच हैज बीन हैपेंड आर नॉट हैपेंड, ये डिपेंड नहीं करता कि कोई घटना हुई या नहीं हुई, वो स्पेसिफिकली बिफोर द कंप्लीटिंग ऑफ टाइम ही हैज रिनाउंस्ड दैट अनेबल टू सप्लाई योर कॉन्ट्रैक्ट, वो मना कर दिया कि वो उसने कह दिया कि आपका जो ऑर्डर था, जो आपने ऑर्डर 5 टन फास्ट फूड का प्लेस किया था हमारे यहाँ, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, यानी वो पहले ही मना कर दिया एट द टाइम, यानी 5 अक्टूबर के पहले ही मना कर दिया। इट मीन्स circumstances and fact, it is clearly show that a breach has been happened, but it breach is anticipated, ठीक है, एक ये हो गया एंटीसिपेटेड, यानी पूर्ववत हो गई घटना, यानी परफॉर्म करने से पहले ही उसने मना कर दिया, एक ये कंडीशन हो गया। लेकिन देन आफ्टर if the person who had the liability of supply of fast food after the passing of the time which has been stipulated in the contract, he has knowingly did not supply at that time, it is also a breach, ठीक है, दोनों ब्रीच है। एक कहता है कि पहले ही स्पेसिफिकली वो मना कर देता है कि साहब मैं आपका 5 टन का फास्ट फूड का सप्लाई मैं इस तारीख को नहीं दे पाऊंगा, एक कंडीशन ये हो गई। एक कहता है कि कुछ नहीं कहता बट परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, ब्रीच दोनों कंडीशन में हो रही है, ध्यान रखिएगा, पहले वाले की भी कंडीशन में ब्रीच हो रहा है, दूसरे वाले में, यानी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है। और वो एट द टाइम जो टाइम स्टिपुलेटेड है, जो निर्धारित टाइम है, उस टाइम पर क्या करता है, फास्ट फूड सप्लाई नहीं करता है, ठीक। तो जो पहले मना कर देता है
रिफ्यूज कर देता है, रिनाउंस कर देता है कि आई विल नॉट सप्लाई फास्ट फूड एट दैट टाइम, ठीक है, 5 तारीख को मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ब्रीच दो तरह के हो गए, एक पूर्ववत और एक प्रेजेंट, यानी आफ्टर दैट टाइम the time is stipulated when the contract has been completed, but at that time the performance has not been done by one party. But in anticipatory contract, the person who has been committed to perform in between, before the completion of the time, at the time which has been liability of performance, he has been renounced. वो मना कर देता है कि मैं उस टाइम को आपको ये सप्लाई नहीं दे पाऊंगा। देन आफ्टर इट हैज बीन बिकम एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। यानी एंटीसिपेटरी ब्रीच का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि कोई भी घटना, कोई भी परफॉर्मेंस होने से पहले ही उसका खंडित हो जाना, कोई भी संविदा समय से पहले ही खंडित हो जाएगी, ठीक है। तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। और प्रेजेंट ब्रीच, दो तरह के ब्रीच की हम लोगों ने बात किया था, एंटीसिपेटरी और प्रेजेंट ब्रीच। तो प्रेजेंट ब्रीच का मतलब यह है कि जिस टाइम वो परफॉर्म होना था उस समय नहीं हुआ। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये भी ध्यान रखिएगा। एंटीसिपेटरी ब्रीच का जो इफेक्ट होगा, इट विल बी डिपेंड ऑन द पर्सन, who had to weigh the option to apply or not apply, यानी वो उसको फॉलो करे या न करे, ये दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, यानी दूसरी पार्टी के ऊपर, ठीक है। वो चाहे तो समय से पहले ही उस पर सूट कर सकता है या वो वेट कर सकता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया है तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच होने के तुरंत बाद उस पर वाद दायर कर सकता है या वेट कर सकता है कि हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, अगर हो सकता है कि हो जाए तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के बाद सूट दाखिल कर सकता है, यानी उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच मीन्स रिपुडिएशन या ऑफ अकर, रिपुडिएशन अकर यानी डिनाइल, refusal to perform of the act has been occurred। दूसरा, prior the promised date of performance, दूसरा जो पॉइंट होगा यानी promise at the previously the date of performance has been fixed, the person, one party has been denied to perform at that time, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा प्रॉमिस एब्सोल्युटली रिपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी पूर्णतः समाप्त हो जाना चाहिए, पार्टली नहीं, ध्यान रखिएगा। एंटीसिपेटरी में अगर कोई ब्रीच होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है, इफ द पर्सन हु हैव बीन, जैसे हमने पिछले क्लास में एक उदाहरण दिया था कि द पर्सन हु हैव बीन सप्लाइड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर हम 100 टन ऑयल का ऑर्डर दिए हैं तो 50 टन ऑयल एट द डेट ऑफ द परफॉर्मेंस वो सप्लाई कर दिया, लेकिन 50 टन ऑयल द डेट हैज बीन पास्ड ऑफ द सप्लाई, यानी डेट पास हो जाता है वो सप्लाई करने का, उसके बाद करता है आई हैव बीन एक्सेप्टेड आल्सो, उसको हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो उसमें कंडीशन है, अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो क्या होता, अगर एक्सेप्ट कर लिए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा हमेशा भी, कि इसके होने, न होने, मना करने या इसके करने, चारों के प्रभाव अलग अलग पड़ते हैं। आपकी संविदा पर चारों के प्रभाव अलग अलग पड़ते हैं। It will be depend on the performance, it will be depend on the occurrence, यानी everything at the time of the performance from the date of commencement when the person has been going in a contract
for performing any contract, any situation, at any situation it has a special effect. ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पहला जो प्राइमरी एलिमेंट है उसको ये है कि द रिपुडिएशन अकर्स बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी उसके मना करने, रिफ्यूजल जो है वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ही आ जाता है, उसी को एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। यानी उसने परफॉर्मेंस से पहले ही मना कर दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि कम्युनिकेशन। इफ जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब उसका परफॉर्मेंस की डेट जो है मान लीजिए 20 अगस्त है। ठीक है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उसके परफॉर्मेंस की डेट 20 अगस्त है। ठीक, कोई व्यक्ति ये स्पेसिफिकली कह देता है कि हम क्या करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, पब्लिकली कह देता है, मान लीजिए समाज में जाके कह देता है, ठीक है, या पब्लिश करा देता है, तो क्या ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेबल है? टिल द नॉलेज ऑफ द रेपुडिएशन हैज नॉट बीन केम टू द अदर पार्टी, जब तक कि वो रेपुडिएशन जो है अकर हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के नॉलेज में नहीं आ जाता, तब तक उसका एंटीसिपेटरी ब्रीच नहीं माना जाएगा। इट मीन्स द कम्युनिकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड बिटवीन द पार्टीज। एंटीसिपेटरी ब्रीच में एक दूसरे के टर्म एंड कंडीशन एंड रिफ्यूजल शुड बी नोन बाय ईच अदर। ठीक है, यानी एक पार्टी के द्वारा मना किया गया है तो वो उसके जो पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उसको स्पेसिफिकली फोन करके या स्पेसिफिकली नोटिस देके या स्पेसिफिकली जाके बताता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। यानी एक्सप्रेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड देयर इन द एंटीसिपेटरी, इम्प्लाइड नहीं, ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन का जो एंटीसिपेटरी ब्रीच में टर्म कंडीशन है वो एक्सप्रेस रिपुडिएशन होना चाहिए। एक्सप्रेस कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरी चीज होता है कि इंटेंशन, अगर मान लीजिए वो पहले ही मना कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, अपना इंटेंशन वो कर देता है कि हम नहीं करेंगे, तो कम्युनिकेशन और इंटेंशन दोनों क्या होगा, डिपेंड होगा ऑन द रिपुडिएशन अकर्स एट द टाइम व्हेन द पर्सन हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब वो व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर देता है। ठीक है, तो ये है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, अदर पार्टी पे क्या इफेक्ट अपॉन द राइट ऑफ द पार्टीज, इफेक्ट अपॉन द राइट ऑफ द पार्टी, यानी एक पार्टी जो मना कर रही है उसके अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो दूसरी पार्टी जो परफॉर्म करने के लिए तैयार है बट वो पहले ही पर दूसरी पार्टी परफॉर्म करने से जो मना कर दिया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच के बाद क्या परिणाम होंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका पहला देख लीजिए। पहला आप लोग अगर लिए हैं बेयर एक्ट तो ठीक है, नहीं तो नोट करते जाइएगा। इस पर स्पेसिफिकली बेयर एक्ट में कहीं नहीं दिया गया है, इट इज ओनली रिलेवेंट टू सेक्शन 39। ठीक है, एंटीसिपेटरी रूट हैज बीन फाउंड फ्रॉम द 39, इट मे बी को रिलेटेड बट स्पेसिफिकली डिड नॉट एक्सप्लेनेड इन द एनी सेक्शन। ठीक है, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत लिखते जाइएगा। ठीक है, इफेक्ट अपॉन द राइट ऑफ द पार्टीज, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो फर्स्ट इज दैट
इनोसेंट पार्टी एक्सक्यूज फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो पार्टी है, दोनों पार्टी है, अब इफ अ पार्टी वन पार्टी हैज बीन रिफ्यूज टू परफॉर्म, वो मना कर दिया करने से, लेकिन दूसरी पार्टी होप कर रही है, वो प्रतीक्षा कर रही है कि इफ इट हैज बीन परफॉर्मेड, वे वेट कर रही है। ठीक है, कि हो सकता है कि समय आगे जाके कुछ समय बाद ये परफॉर्म कर सकें, कर सकती है। ठीक, अब उसमें क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, उसके अनुसार देखते हैं। जिस व्यक्ति अगर मना करता है तो दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन रहता है कि उसी समय तत्काल प्रभाव से वो कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दे, यानी कम टू द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये राइट रहता है किसके पास? दूसरी पार्टी के पास, जो वेट कर रहा था परफॉर्मेंस का। ठीक, कम टू द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी एट दैट टाइम आर वेट एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस। दोनों ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, या तो वो तत्काल कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दे, या कॉन्ट्रैक्ट जो है होने तक, यानी जो डेट फिक्स का कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का, उसके होने तक इंतजार कर ले, दोनों कंडीशन में। ठीक है, दूसरा है रिप्लेस द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, यानी अगर जिस टाइम वो मना कर लेगा, ठीक है, वो लॉ के द्वारा प्रवर्तन करके वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, और टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत परिवर्तन कर सकता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे हम लोगों ने नोवेशन पढ़ा था। ठीक है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया तो उसको हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नोवेट करके उसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट के अंतर्गत उसको हम पुनः नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो फॉलो कर सकता है, ये दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है। तीसरा है अदर ऑब्लिगेशन मनी, यानी डैमेज के लिए क्लेम। ठीक है, वो क्या करेगा? डैमेज के लिए क्लेम करेगा कि अगर मान लीजिए कि हम अगली पार्टी मना कर दी है कि एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हम ना करके, हम पहले ही मना कर दिए कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे, तो क्या करेगा? वो पहले ही मान ली परफॉर्मेंस की डेट पूरा होने से पहले ही वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का एंटीसिपेटरी ब्रीच किया है, इसलिए आप पर इतनी लायबिलिटी बनती है, हमारा इतना नुकसान हुआ है। ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है? उन पे इंपोज कर देता है, अपने डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है। ही इज फ्री टू डू। ठीक है, तीसरी चीज है अकॉर्डिंग टू ओल्ड ऑब्लिगेशन, जो डैमेज रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो डैमेज होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अपना वो कर देता है, डिनाइड कर देता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और बीच में ही पहले ही हम मना कर दिए कि नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, उस कंडीशन में देखा जाता है कि उसके पहले ही, यानी हमेशा जो डैमेज क्लेम होगा, ठीक है, क्षतिपूर्ति का जो दावा होगा, वो पहले के ऑब्लिगेशन के अनुसार होगा, यानी जिस संविदा के अंतर्गत ये दोनों लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, जिस संविदा के अंतर्गत ये दोनों लोग जुड़े हुए थे और एक व्यक्ति ने उस संविदा को पूर्ण परफॉर्म करने से के डेट से पहले ही मना कर देता है, उस कंडीशन में क्या माना जाएगा? कि ये परफॉर्मेंस जो है मतलब कि खंडित हो गया। लेकिन अगर इसको डैमेज के लिए क्लेम करना है तो कैसे डैमेज के लिए क्लेम करेगा? किस बेट पे? जो संविदा थी वो तो खंडित हो चुकी है, वो तो टूट चुकी है, उस कंडीशन में कैसे डैमेज के लिए इनवाइट किया जाएगा? उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि जो पूर्व की कंडीशन है, जो डैमेजेस है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के आधार पर उसका डैमेज क्लेम किया जाएगा। ठीक है, यानी प्रीवियस ऑब्लिगेशन मे बी इम्पोज्ड ऑन दैट पर्सन। ठीक है,
उसी के अनुसार इसका ऑब्लिगेशन किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो परफॉर्मेंस के अंतर्गत दूसरा जो पार्ट आता है, यानी पहला पार्ट है कि इनोसेंट पार्टी एक्सक्यूज फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस, यानी जो इनोसेंट जो पहली पार्टी है जिन्होंने मना नहीं किया है वो परफॉर्मेंस से बच जाती है, उसको छूट मिल जाती है, ठीक है, वो उससे सेफ हो जाता है, उसको करे या ना करे। उसके बाद ये सारी ऑब्लिगेशन है कि वो एट द टाइम ब्रीच कर दे या फिर परफॉर्मेंस के समय ब्रीच कर उसको खंडित कर दे मान ले, या क्लेम कर दे, सूट फाइल कर दे, अपने डैमेजेस के लिए क्लेम कर दे। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन उसके अंतर्गत आती है। दूसरा जो पॉइंट है जो बनता है कि ऑप्शन ऑफ द इंजर्ड पार्टी, ऑप्शन ऑफ द इंजर्ड पार्टी, यानी एक व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट करने से मना, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से जब एक पार्टी मना कर देती है तो दूसरी पार्टी क्या होती है, इंजर्ड होती है। वो कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट के न पूरा होने से, न परफॉर्म होने से उसका नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि इंजरी कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कि एक थिएटर मालिक ऑफर देता है कि फला डेट को शुक्रवार को कोई पिक्चर लगेगी, ठीक है, उस पिक्चर के नाम पे उसको क्या होता है, वो ऑनलाइन टिकट बुक कर लेता है, दे देता है। लेकिन अगर उसके पहले ही जो पिक्चर आने वाली है या जो लगाने वाला है या दिखाने वाला है तो वो क्या हो जाता है, रिलीज करना नहीं कर पाता है, यानी वो एट द टाइम जो है जो फिक्स किया था परफॉर्म करने के लिए यानी पिक्चर रिलीज करने के लिए, उस दिन वो रिलीज नहीं किया। तो जो टिकट बुक हो गए थे उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। अब वो क्या करेगा, अब वो जो रिलीज करने वाला था उसने रिलीज नहीं किया तो उस पर वो क्लेम करेगा कि हमने आपके रिलीज ऑर्डर के आधार पर ही कि आपकी पिक्चर इस डेट में रिलीज होगी, इसलिए मैंने टिकट बेच रखे थे। और थिएटर मालिक इसी आधार पर उनसे क्या करेगा, पहले ही क्लेम करेगा। वो इंजर्ड हो गया, इंजर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिकली इंजर्ड हो गया कि उसको इतने रुपए की हानि होगी, सबका पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर चलेगी नहीं, रिलीज ही नहीं हुआ तो क्या चलेगी, और जब नहीं चलेगी तो जिसके जिसके टिकट लिया है सबको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन रहता है। अब वो क्या क्या कर सकता है, जिसके पास जो इंजर्ड पार्टी है उसके पास जो ऑप्शन है वो क्या कर सकता है, वो पहले इमीडिएट एक्शन ले सकता है। किसके लिए, कि जो हमारी इंजरी हुई है उसके लिए आप पे करें, यानी जो हमारी क्षति हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसके लिए वो तत्काल प्रभाव से क्लेम कर सकता है कि इसका पेमेंट आप करें। या वो ये वेट कर सकता है कि टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस जो है हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, जब परफॉर्मेंस की डेट आएगी उस दिन मैं इसको क्लेम करूँगा। यानी उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं अपने राइट को एनकरेज करने के लिए, अपने राइट को परफॉर्म करने के लिए। अब इस दोनों कंडीशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, होचेस्टर वर्सेज HOCHES, होचेस TER, होचेस्टर वर्सेज डी ला टोर, डी लॉ LA लॉ TOUR, डी लॉ टोर 1853 क्वीन बेंच, 1853 क्वीन बेंच, ठीक है। इस केस में ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज हुआ कि पार्टी के पास ऑप्शन है कि क्या, इंजर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इमीडिएट क्लेम कर सके या वेट, फर्दर वेट ऑफ द परफॉर्मेंस क्लेम कर सके, ठीक है। उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब इसमें देखिए एक जैसे इसका जो केस था उसका एक जिस्ट बता रहा हूं आप लोगों को, क्या था ये। होचेस्टर वर्सेस डी लातूर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये हमेशा इस प्रिंसिपल को पूछा जाता है। इट इज मोस्ट रिलेवेंट केस इन द
एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है। इसमें एक टूर कंपनी थी, ठीक है, उसमें उससे एक व्यक्ति ने ऑर्डर किया कि हम जो है टूर एंड ट्रेवल के लिए जाएंगे और आप जो है हमारा ये ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, ऑर्डर बुक कर लीजिए। टूर कंपनी ने उसको क्या किया, ऑर्डर को प्लेस कर लिया, बुक कर दिया और उस व्यक्ति को निर्धारित समय पर परफॉर्म करना था, यानी ले जाके उसको टूर कराना, घुमाना था, ट्रेवल कराना था। बट एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, उसके पहले ही अगला व्यक्ति क्या करता है कि डिनाई करता है कि हमारा टूर का प्लान चेंज हो गया है, ठीक है, यानी डिफेंडेंट जो है वो मना कर देता है कि ऐसा है कि हमारा जो टूर का प्लान बना था जिसके अंतर्गत हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारा टूर का प्लान चेंज हो गया, अब हम टूर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब टूर कंपनी ने यानी प्लेंटिफ ने, होचेस्टर ने क्लेम किया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस डेट को हमें टूर पर ले जाना था, परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट को, तो आई एम रेडी टू परफॉर्म बट यू हैज बीन स्पेसिफिकली डिनाइड टू प्रीवियस डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ही आप उसको मना कर दिए परफॉर्म करने से, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोर्ट ने ये इम्पोज किया कि इफ द पर्सन हु हैज बीन रेडी टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्ट बट द पार्टी हु हैज बीन प्लेसिंग देयर ऑर्डर इज डिनाइंग टू गोइंग ऑन द टूर, आप मना कर दिया कि हम जो है जाएंगे, हम टूर पे जाएंगे, ट्रेवल पे जाएंगे, तो उससे मना कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया एट दैट टाइम। अब क्या हुआ, अब कंडीशन जो है ऑप्शन ऑफ द इंजर्ड पार्टी, यानी टूर और ट्रेवल कंपनी के पास ये ऑप्शन हो गया, होचेस्टर के पास ये ऑप्शन हो गया कि वो इंजर्ड है, तो दोनों कंडीशन है, या तो तत्काल प्रभाव से वो सूट फाइल कर दे अपने कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए, या उस परफॉर्मेंस की डेट पर वो क्या करे, परफॉर्मेंस की डेट पर आके कहे कि नहीं मैं जो है इस पर परफॉर्म करूंगा, मतलब उस तरह उस डेट तक इंतजार कर ले, उसके बाद जो है क्लेम करे। दोनों कंडीशन उसके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑप्शन ऑफ द इंजर्ड पार्टी हैज बीन प्लेस्ड इन दिस केस, ठीक है। अब अगला है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना पे आधारित है, किसी कंडीशन पे आधारित है, ध्यान रखिएगा, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इंसिडेंट पर आधारित हो कि कॉन्ट्रैक्ट के इस घटना के होने या न होने, हो जाएगा तो परफॉर्मेंस माना जाएगा, नहीं होगा तो वाइड माना जाएगा, ठीक है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है ना कि इसके परफॉर्मेंस होने या न होने पर, किसी घटना के होने या न होने पर ही उस कॉन्ट्रैक्ट का भविष्य निर्धारित होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर उस कंडीशन के पहले ही, यानी उस कंडीशन के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करने से पहले ही अगर व्यक्ति क्या करता है, रिपुटिएट कर देता है, या रिपुटिएट बाय अकरेंस, यानी मना कर देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, तो उस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया, ठीक है। यानी उस कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का भी एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जाएगा और उस पर हैपनिंग ऑफ द कॉन्टीजेंसी इज डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द यानी जो व्यक्ति रहेगा वो अनेबल हो जाएगा, वो करने में अक्षम हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति स्वयं के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंतर्गत आ जाएगा। और उसमें एक केस आया था फोर्स्ड, FORST, फोर्स्ड वर्सेस नाइट, KNIGST, नाइट, फोर्स्ड वर्सेस नाइट 1872, फोर्स वर्सेस नाइट 1872, ठीक है। इसके अंतर्गत यह हुआ कि जो प्रोमिसर था वो
परफॉर्म करने से स्पेसिफिकली मना कर देता है और कहता है कि मैं आप कॉन्ट्रैक्ट को चाहूं तो परफॉर्म, मतलब वो मना कर देता है, तो दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन है कि उसको क्या करे, उसको तुरंत कंपनसेशन के लिए कर सकता है। यानी अगर जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है तब भी सारी चीजें उसी तरह लागू होंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अगला जो पार्ट है इसका, मतलब ऑब्लिगेशन है, पार्टी का इफेक्ट है, वो है पार्टी रेपुडिएटिंग में चूज अप टू परफॉर्म। यानी अगर मान लीजिए जो पार्टी रेपुडिएट कर दी है, रिफ्यूज कर दी है कॉन्ट्रैक्ट को, ऑब्लिगेशन को फॉलो करने के लिए, आफ्टर दैट टाइम मान लीजिए 4 दिन बाद उसका मन बन गया कि नहीं मैं परफॉर्म करूंगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड इंजर्ड पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा कि उसको परफॉर्म करने के लिए परमिट करे या मना कर दे। ठीक है, यानी इंजर्ड पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो मान लीजिए जो रिपुडिएट किया था, जिन्होंने रिफ्यूज किया था कॉन्ट्रैक्ट को करने से, परफॉर्म करने में असमर्थता जताई थी, पहले ही एंटीसिपेटरी ब्रीच कर चुका है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ही हैज बीन रेडी टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है, तो इंजर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उसको परफॉर्मेंस के लिए सहमति दे दे। अगर सहमति दे देता है तो वो परफॉर्मेंस वैलिड हो जाएगा और उस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस हो चुका है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों को बहुत सारे केस मिलेंगे सर्विस मैटर में, देखिएगा, ठीक है, जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं या वो हैं, तो जो भी व्यक्ति, इफ अ पर्सन हु हैव बीन अपॉइंटेड स्पेसिफिकली फॉर 5 ईयर्स, अगर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल प्राचार्य 5 साल के लिए नियुक्त होता है, ठीक है, इन बिटवीन अगर किसी कारण से उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, यानी 5 साल पूरा होने से पहले ही उसको हटा दिया जाता है और इसका चार्ज जो है बोर्ड यानी मैनेजमेंट जो है दूसरे व्यक्ति को प्रिंसिपल नियुक्त कर देता है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर अप्लाई, जो भी उस समय अप्लाई कर रहा है उसके अनुसार कर देता है। अब वो क्या होगा, पहले के लिए जिसको हटाया गया है वो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन माना जाएगा। ठीक है, यानी उसके अधिकार अभी भी सुरक्षित हैं, वो टर्मिनेट भलाई कर दिया गया है लेकिन उसके पास राइट संरक्षित हैं कि वो कोर्ट जाए और अपनी बात को कह सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो व्यक्ति कोर्ट जाएगा और कहेगा कि पर्सन हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी 5 साल को के लिए नौकरी के लिए हुआ था और ये हमको उससे पहले ही टर्मिनेट कर दिए। ग्राउंड चाहे जो भी हो, ग्राउंड में ये स्टैंड करते हैं नहीं करते हैं, इट इज नॉट ए मैटर, ओनली द मैटर इज द प्री टर्मिनेशन, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस। ठीक है, यानी प्रीमेच्योर ऑफ द टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसके अंतर्गत उनके पास यह अधिकार रहेगा कि वो कोर्ट जा सकें, वो कोर्ट में अपने राइट के लिए क्लेम कर सकें। अब कोर्ट देखेगी कि इनको कैसे निकाला गया है, डिसिप्लिनरी एक्शन के अंतर्गत निकाला गया है कि इन्होंने कोई मेजर फॉल्ट किया है या कोई कार्रवाई के अंतर्गत या इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त थे, उसके आधार पर निकाला। इट इज डजंट मैटर, बट ओनली अ मैटर इज दैट इफ अ पर्सन हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू ईच अदर फॉर 5 years, in between the person cannot be terminated by another parties in between 5 years, यानी 5 साल के अंदर दूसरी पार्टी के द्वारा उस व्यक्ति को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। इफ हैज बीन टर्मिनेटेड इट मे बी ए प्रीमेच्योर टर्मिनेशन माना जाएगा। ठीक है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के अंतर्गत इसको माना जाएगा और माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट का एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है। अब जो है एक और जो हमने अभी सेक्शन का नाम लिया था, सेक्शन 39, उसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस डॉक्ट्रिन ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये मान लिया गया है कि 39 इज द एक्सप्रेस डॉक्ट्रिन ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंतर्गत है। देन मे बी रिलाई दैट द इफेक्ट ऑफ द रिफ्यूजल,
ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली और पार्टली। यानी अभी हमने जो कंडीशन पढ़ा था, इट मे बी कंडीशन विच हैज बीन मेंशन दैट द पर्सन हु हैज बीन स्पेसिफिकली डिनाइड कंप्लीटली, अगर वो व्यक्ति कंप्लीटली डिनाई कर जाता है कि आई विल नॉट परफॉर्म एज होली, देन इट मे बी कंसिडर एज ए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इफेक्ट ऑफ द रिफ्यूजल, यानी जो सेक्शन की लैंग्वेज है, इफेक्ट ऑफ द रिफ्यूजल पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, यानी जो परफॉर्म प्रॉमिस किया था, ही हैज कंप्लीटली एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू परफॉर्म इट। In this condition, it may be says that it has been a anticipatory breach of contract. On such situation, it may be not performed by the discharge from the contract by the anticipatory breach of contract. ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग का पार्ट वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होगा आभासी संविदा। ठीक है, आभासी संविदा के अंतर्गत होगा और इंडिया में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको मान्यता दी गई है। यानी सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कुछ संबंध ऐसे होते हैं, यानी संबंधों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना, प्रारंभ किया जाना। पहले क्या था, पहले हम लोग पढ़ रहे थे, अब तक जो पढ़े हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा संबंध बनता था, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन बाय सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग टू दोज कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस संबंध के द्वारा ही कॉन्ट्रैक्ट का निजात होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप स्वतः एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, उसको आभासी संविदा कहते हैं, यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के जैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट हैज बीन मेंशन फ्रॉम द सेक्शन 68 टू 72 प्रावधान दिया गया है, 68 से 72 तक इसमें प्रावधानित किया गया है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएंगे, आभासी संविदा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो उसमें जैसे हम लोग देख सकते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कि कोई व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं करता है एक्सप्रेसली, कुछ उन लोगों के बीच में संबंध नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन बाय इम्प्लाइड बाय एक्ट इट हैज बीन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट के द्वारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने कंडक्ट के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि नेसेसिटी, ठीक है, 68 जो सेक्शन है, 68 के अंतर्गत ये कहा गया है, इफ अ पर्सन हु हैज बीन सप्लाइड ए नेसेसिटी टू ए चाइल्ड इट मे बी कंसीडर एज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी चाइल्ड को, वैसे स्पेसिफिकली मना किया गया है, चाइल्ड इज नॉट कॉम्पिटेंट पार्टी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिकली आप लोग माइनर में देखे हैं, सेक्शन 11 में देखे हैं, बट हेयर इज डिफरेंट थिंग बिकॉज इज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन हैज बीन प्रोवाइड नेसेसिटी टू द पर्सन हु हैज बीन रिक्वायर्ड, ओनली रिक्वायर्ड, नेसेसिटी इसीलिए उपयोग किया गया है को, यानी किसको, माइनर को, चाइल्ड को प्रोवाइड करता है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन हमें सेक्शन 11 में मना किया गया था कि अगर किसी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत कहा गया नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, लेकिन वो किसके आधार पर, सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग टू दोज कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसे संबंध जिसके अंतर्गत, यानी कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अगर आवश्यकता के अनुसार उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उसको पढ़ाई के लिए जो खर्चे होते हैं उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कपड़े के लिए देता है, ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग मेजॉरिटी, यानी जब वो मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है तब वो पर्सन क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि आप जो थे उस समय माइनर थे, आपको पढ़ाई का खर्चा, आपको मतलब कि
कपड़े का खर्चा जो आवश्यकता थी हमने दिया था, और ये टोटल आपका 5 लाख रुपया या जो भी हो वो बनता है, आप इसको हमें प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो अब वो क्या कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसके अंतर्गत 68 यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ रहा है, और उस माइनर को आफ्टर गेटिंग मेजॉरिटी ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसको क्या करेगा, वो देगा उस मेजर व्यक्ति को जो उसने क्या किया है, उसके माइनर काल में उसको प्रोवाइड कराया है। लेकिन वन कंडीशन इज आल्सो इम्पोज्ड ऑन दैट, इफ अब बियॉन्ड द नेसेसिटी अ पर्सन हु हैज बीन सप्लाइड एनीथिंग, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना नेसेसरी के, बिना आवश्यकता के अनावश्यक चीजें क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अब मान लीजिए उसको गाड़ी दे दिया, कार दे दिया, उसको 4 व्हीलर दे दिया, उसको घड़ी दे दिया, उसको एप्पल का लैपटॉप दे दिया, तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर, क्योंकि वो जानता है कि इसकी बहुत ज्यादा संपत्ति है, जैसे मेजर होगा मैं अपने नाम करा लूंगा इस प्रावधान के अंदर, तो ये नहीं हो पाएगा। सेक्शन 68 के अंतर्गत इसको मतलब मना किया गया है, और स्पेसिफिकली ये वर्ड ऐड किया गया है, नेसेसिटी सप्लाई, यानी आवश्यकता क्या हो सकती है एक बच्चे की, उसको खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको कपड़े की व्यवस्था, उसको किताब की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, उसको स्कूल के फीस की आवश्यकता हो सकती है, उसको गाड़ी कार की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो अगर वो व्यक्ति कोई देता है तो वो सर्टेन रिलेशन रिजेम्बलिंग टू दो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत माना जाएगा। इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों में नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों में नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिक सप्लाई करने लगा अपने आप ही। ठीक है, और बाद में देखा कि स्थिति इसकी अच्छी है, इतनी संपत्ति आ गई, ये सारी चीजें हैं, तो ये हमारा पैसा वापस करने में सक्षम हो सकता है, तो इससे लिया जा सकता है, उसके अंतर्गत वो क्लेम कर सकता है। दूसरा एक रिलेशन, जैसे मान लीजिए कि फाइंडर ऑफ गुड 71 में आप देखेंगे फाइंडर ऑफ गुड, अगर आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, तो दुकानदार से आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है, आप गए, सामान लिए और सामान लेके चले आए। ठीक, इन केस अगर आपका पर्स वहां गिर गया, उसके दुकान के अंदर गिर गया, ठीक है, तो ये ड्यूटी किसकी रहेगी, ये दुकानदार की ड्यूटी रहेगी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था, और हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उस दुकान पर गए थे, ठीक है, और हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स एंड मतलब फाइंडर ऑफ गुड का रिलेशन हो गया एक दूसरे से, दुकानदार से और हमसे, यानी जो व्यक्ति है वो दुकान पे अगर हमारा कोई भी चीज छूट गया है या गिर गया है, अगर वो व्यक्ति पाता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमको सप्लाई करेगा, वो हमको वापस करेगा, यानी से हम दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। ठीक है, हर का जब आप लोग प्रिंसिपल लॉ एंड मोरालिटी का पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज एक्सप्लेन की गई है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि कुछ रिलेशन हम लोग अब तक स्पेसिफिक रिलेशन पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक रिलेशन क्रिएट बाय पार्टीज पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एंड देयर परफॉर्मेंस पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन एनीवेयर, इट इज ऑटोमेटिकली एंड इम्प्लाइडली क्रिएटेड ए कॉन्ट्रैक्ट। ये मान लिया जाता है कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, बिना ये इम्प्लाइडली एग्जिस्टेंस में आ गया, तो उस कंडीशन के अंतर्गत हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे हम लोग अगले क्लास में, कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, चीजें हैं, तो आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग मैक्सिमम इसको शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, कुछ चीजें हैं कि देखिए, लॉ आप लोग अवॉइड करते हैं इसलिए कि मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ पढ़ना, लेकिन ये आप हम भी जानते हैं कि वो जो है हिंदी भाषा होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, ये संभव नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट के जितने टर्म हैं हिंदी में इतने क्लिष्ट हैं कि आप अगर हम बोल देंगे तो ना आप लिख पाओगे ना आप समझ पाओगे। तो आप दोनों भाषाओं पर अपना कमांड करने का प्रयास करिए, और किसी चीज़ को जिससे आप भागते हो उस चीज़ को भागने की स्थिति में ना छोड़ो।
ठीक है, आप लोग उसको प्रयास करो कि उसको आप लोग प्राप्त करो। तो ऐसा नहीं है कि हम इलाहाबाद हिंदी में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद से जुड़े हैं, चीज़ें हैं, तो हमें केवल हिंदी में पढ़ना है, हमारा वो है, हमें अंग्रेजी में नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। हमें दोनों भाषाओं में अपना पकड़ बनाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें सेल्फ को एक्सटेंड करने के लिए अगर इंटरव्यू में भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, अपने को एक्सप्लेन करोगे, किसी लॉ फॉर्म में भी जाओगे, एडवोकेसी करोगे, तो हर जगह आपको इसको फेस करना पड़ेगा। तो इससे डिनाई करके आप काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो आप लोग इंग्लिश की क्लास लेते हो अलग से, अगर इसमें भी पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। लॉ वाले स्टूडेंट, लॉ से संबंधित जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। और हमारा यही निवेदन है कि आप लोग मैक्सिमम इसको शेयर करें, ठीक है। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।